हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास केएसजी। आज के इस सेशन में मैं आपके बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के तहत द्वितीय प्रश्न पत्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूनिट 1 का मूल ढांचे का सिद्धांत। इस पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। इसे बेसिकली जुडिशियल इनोवेशन कहा जाता है। ये न्यायिक नवाचार का विषय है और पहली बार इसके बारे में हमें जानकारी हासिल हुई वर्ष 1973 में, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के हवाले से बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा की, बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र किया। बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना का प्रतिपादन मूलतः संविधान की मूल भावनाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था, संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई विशुद्ध परिभाषा नहीं है। समय समय पर न्यायपालिका के माध्यम से ही हमें यह ज्ञात हो पाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मूल ढांचे का हिस्सा है और कौन सा संविधान का सामान्य प्रावधान है। फिर भी अगर हम अपने तरीके से इसकी कुछ सटीक परिभाषा देने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान के उन प्रावधानों की तरफ इशारा करता है जो संविधान के दीर्घकालिक महत्व वाले प्रावधान हैं, जिनका अपना चिरकालिक महत्व है। यानी जो संविधान की स्थायी विशेषता की तरफ इशारा करते हैं, उन्हें संभवतः मूल ढांचे के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। कहने का मतलब कि वैसे प्रावधान जिनके अभाव में हम आ, संविधान की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, हम लोग इस सेशन में यह जानेंगे कि संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना के क्या कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, और निसंदेह जब आलोचकों के दृष्टिकोण की बात की जाएगी तो हम इसके नकारात्मक पहलू को भी जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि आलोचकों की नज़रों से। और फिर लास्ट में, अंत में हम निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे कि मूल ढांचे की संकल्पना के मद्देनज़र एक लोक सेवा अभ्यर्थी होने के नाते या भारत का सजग नागरिक होने के नाते हमारी खुद की क्या ओपिनियन होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अगले आधे एक घंटे में मूल ढांचे से संबंधित किन किन आयामों को हम लोग छूने जा रहे हैं, किन किन आयामों पर विमर्श करने जा रहे हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना। इस टॉपिक को
मतलब पूरी तरह से एमपीपीएससी को ध्यान में रख के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर केवल उन्हीं आयामों पर बात करूँगा जिसके माध्यम से एमपीपीएससी के प्रश्नों को हल करने में, खास करके अगर बेसिक स्ट्रक्चर से सवाल आता है तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। मैं इसके बहुत तह में नहीं जाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। तह मतलब बहुत इन डेप्थ एनालिसिस की बात नहीं करूंगा यहाँ। मैं उतनी ही बात करूंगा जिससे एमपीपीएससी के ओरिएंटेशन से आप बेमुख ना हो, परीक्षा में पूछे जाने वाली प्रश्नों की जो प्रकृति है उसके साथ हम तालमेल बैठाए रख सकें। इधर उधर की बातें करने का बहुत औचित्य नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक इस पे तो पूरी वेब सीरीज बनाई जा सकती है, मतलब 15-20 घंटे का लेक्चर हो सकता है, बट फिर भी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सामान्य परिप्रेक्ष्य में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे कि संविधान के मूल ढांचे का अभिप्राय क्या है, तो उसे हम 50-100 शब्दों में बता सकें। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे फेसेट नंबर 1, संविधान के मूल ढांचे का अभिप्राय। सेकंड फेसेट, संविधान के ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, खास करके वे सारे प्रोमिनेंट प्रोविजंस जिनको अमूमन हम मूल ढांचे के नाम पर एग्जाम्प्लीफाई करते हैं, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन बिंदुओं को भी हम देखेंगे। और वो फेसेट नंबर 1 के साथ ही हम लोग कर लेंगे। फेसेट का मतलब इशू ऑफ डिस्कशन। तो डिस्कशन का जो पहला मुद्दा है, जहां हम मूल ढांचे की परिभाषा को गढ़ने की कोशिश करेंगे, वहीं पर मूल ढांचे से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधानों को भी कोट करेंगे। दूसरा, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित आलोचनात्मक पक्ष या आलोचनात्मक बिंदु, यहां पर हम लोग अलग अलग कारकों के हवाले से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आलोचक संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना का आखिर क्यों विरोध करते हैं, कैसे इसे क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि उन आलोचनाओं को आखिर कैसे खारिज किया जाए। तो आलोचनाओं को खारिज करने के लिए आपको संविधान के मूल ढांचे से संबंधित सकारात्मक पक्ष का उजागर करना पड़ेगा। तो हम लोग मूल ढांचे से संबंधित सकारात्मक पहलू का भी जिक्र करेंगे। थर्ड फेसेट, संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना के सकारात्मक पक्ष। और फिर इसके बाद जो निष्कर्षात्मक पहलू होगा उस पर हम लोग विमर्श करेंगे। निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हम लोग मूल ढांचे का मतलब समझ चुके रहेंगे, मूल ढांचे की संकल्पना की आलोचना क्यों की जाती है ये भी जान चुके रहेंगे,
और साथ में मूल ढांचे की संकल्पना की आलोचना क्यों नहीं की जानी चाहिए। सकारात्मक पक्ष यानी तीसरे फेसेट में वो भी हम लोग समझ चुके रहेंगे, और फाइनली इसे कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में जाहिर सी बात है, निष्कर्ष के साथ हमेशा आपकी अगर खुद की राय जुड़ी हो तो उसे बेहतर निष्कर्ष माना जाता है। तो मैं चौथे फेसेट का नाम लिख रहा हूं, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हमारी राय। संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना से संबंधित हमारी राय। तो इस तरीके से इन 4 फेसेट्स में हम लोग इस टॉपिक को बांटकर पढ़ेंगे। यहाँ से अभी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के अंदर द्वितीय प्रश्न पत्र में, प्रश्न पत्र तो तीसरा होता है, जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर जिसमें पॉलिटी वगैरह हिस्सा है, वह संविधान के मूल ढांचे से सवाल पूछा हुआ है। इसके पहले भी 2-3 बार सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है। तो मेरा मानना है कि आपके सिलेबस के अंदर जो भी बातें कही गई है आप उन्हें हल्के में नहीं लेंगे। सिलेबस में वर्णित सभी बातें एक विद्यार्थी के लिए, एक अभ्यर्थी के लिए मेरा मानना है हमेशा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिलेबस के अगर एक एक पहलू पर आपने ठीक से काम कर लिया तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस तभी होता है जब हम सिलेबस में दी गई बातों को ठीक से पढ़े नहीं होते, है ना। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस का ही हिस्सा है, लिहाजा मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से ही इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं संविधान के मूल ढांचे का अभिप्राय। संक्षेप में मैं यहाँ मूल ढांचे के लिए बीएस लिखूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप मान लेंगे कि मैं मूल ढांचा ही लिख रहा हूं। जब हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। जब भी हम कहते हैं ना कि हमारे संविधान में अमुक बात लिखी हुई है, तो जो भी बात लिखी हुई है या दी हुई है वो संविधान के किसी न किसी प्रावधान के हवाले से दी गई है। तो संविधान अपने प्रावधानों से ही बनता है। तो बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आर्टिकल 324 में एक्स वाई जेड बात कही गई है, ठीक है, ये कहने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप बोल सकते हैं भारतीय संविधान में एक्स वाई जेड बात कही गई है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 में अमुक अमुक बात कही गई है, इसी को दूसरे तरीके से कहने वाला सीधी सपाट भाषा में कह सकता है कि संविधान में अमुक अमुक बात कही गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बोलचाल की शैली में फर्क होता है, समझ रहे हैं। तो यहां मेरा आपसे कहने का मतलब है कि जब हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मूल सिद्धांत की बात करते हैं, मूल ढांचे की बात करते हैं, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि यहाँ मूल ढांचे का संबंध संविधान के प्रावधानों से है। क्लियर है ये बात? तो संविधान के मूल ढांचे का संबंध
संविधान के प्रावधानों से है। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसलिए मैं एग्जांपल दिया। जैसे मैंने आर्टिकल 324 का आपके सामने एग्जांपल दिया। भाई अनुच्छेद 324 जान रहे हैं ना? भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो दो चीजें हैं। कहने वाला कह सकता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है, एक सामान्य सी बात हुई। दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है या आर्टिकल 324 में किया गया है, सीधे। तो संविधान कहने का मतलब संविधान के प्रावधानों की बात हो रही है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो संविधान के मूल ढांचे का मतलब प्रावधानों के संबंध में मूल ढांचे की बात हो रही है। मैं बस इतनी सी बात का फर्क आपको बताना चाहता हूं। संविधान के मूल ढांचे का संबंध संविधान के प्रावधानों से है। क्लियर? अब जब हम बात संविधान के प्रावधानों की करेंगे तो क्या संविधान के सभी प्रावधान मूल ढांचे के हिस्से हैं? ऐसा तो कहीं मूल ढांचा जैसा आ, एक तरह से कह सकते हैं सिद्धांत या मूल ढांचा जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। मैंने शुरुआत में ही लेक्चर के प्रारंभ में आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की जो संकल्पना है, इसका प्रतिपादन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। वाद कहते हैं केस को। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। सामान्य भाषा में कह लीजिए भारत की न्यायपालिका के द्वारा दिया गया। ठीक है। अब जैसे ही भारतीय न्यायपालिका ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तो ये तय हो गया कि भाई संविधान के जो भी प्रावधान हैं सबको हम एक तराजू पे नहीं आंक सकते। संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसको लेकर हमारी न्यायपालिका का मानना है कि वे अति विशिष्ट प्रावधान हैं, और उन्हीं प्रावधानों को हम मूल ढांचे के साथ जोड़कर देखेंगे। 1973 से पहले विशिष्ट, अति विशिष्ट या कम विशिष्ट इस तरह का कोई डिवीजन नहीं था। इनफैक्ट औपचारिक रूप से अभी भी कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो ऐसा मानना पड़ेगा कि भाई जो सिद्धांत या संविधान का जो प्रावधान मूल ढांचे का हिस्सा मान लिया जाएगा, उस प्रावधान पर विधायिका या कार्यपालिका की एक नहीं चलेगी। उस पर कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो राय है वो एकमेव राय बनकर रहेगी। जैसा न्यायपालिका कहेगी वैसा ही सबको अनुसरण करना पड़ेगा। अब मैंने कहा जैसा न्यायपालिका कहेगी। एक बार मान लीजिए न्यायपालिका ने बोल दिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अब इस पर न्यायपालिका क्या कर सकती है आगे? हो सकता है न्यायपालिका आगे इसे बेसिक स्ट्रक्चर ना माने, क्योंकि संविधान के इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन का जो दारोमदार है, जो दायित्व है, वो न्यायपालिका के कंधे पर है। संविधान के किस प्रावधान का कब क्या मतलब निकाला जाए या निकाला जाएगा, ये सुनिश्चित करने का अधिकार स्वयं भारत का संविधान भारत की न्यायपालिका को देता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। दे आर कॉल्ड एज इंटरप्रेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के निर्वचक, उनके द्वारा निर्वचन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका मूल ढांचे के दायरे में आने वाले संवैधानिक प्रावधानों के साथ कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब आपको मालूम है कि विधायिका या कार्यपालिका संविधान के प्रावधानों के साथ कैसे बदलाव करेंगे।
सीधी सी बात है, संविधान में संशोधन के माध्यम से। अब सवाल ये उठता है कि संशोधन का काम तो विधायिका का है। हकीकत यह है कि संविधान में संशोधन का काम विधायिका व कार्यपालिका दोनों का है। भाई, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सुस्पष्ट पृथक्करण नहीं होता। तो आप जरा बताइए, ऐसा कोई संविधान संशोधन हो सकता है जिसमें मंत्रिपरिषद की कोई भागीदारी न हो और संविधान में संशोधन हो जाए? नहीं। मंत्रिपरिषद संसद का अभिन्न हिस्सा होती है और सामान्यतः हम मंत्रिपरिषद को ही, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को ही केंद्रीय कार्यपालिका का मुखौटा बोलते हैं। वही मेन चेहरा होती है केंद्रीय कार्यपालिका का। और अमूमन सरकार की पहल से ही संविधान में बड़े बदलाव लाए जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों ही की जो मिली भगत है, उसी से संविधान में संशोधन होता है। संसद और कार्यपालिका, संसद को अगर हम सीधे तौर पे विधायिका बोल दें तो संसद रूपी विधायिका और कार्यपालिका में कोई सुस्पष्ट पृथक्करण नहीं है, बड़ा ही आंशिक पृथक्करण है, आंशिक सेपरेशन है। तो मूलतः जब भी संविधान के प्रावधानों में बदलाव की बात आती है तो वहां प्रत्यक्ष रूप से विधायिका और परोक्ष रूप से कार्यपालिका उसका हिस्सा बनती है। ठीक है। तो यहां पर मूलतः सन 1973 में केशवानंद भारतीवाद के हवाले से सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप बनाए, मतलब सुव्यवस्थित रूप में बनाए रखने के लिए, देश के लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए, कार्यपालिका की तानाशाही पर अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि संविधान के कुछ प्रावधानों को मतलब एक ऐसा रूप दे दिया जाए कि चाह कर भी विधायिका या कार्यपालिका उसके साथ खिलवाड़ न कर सके, उस पर अन्यत्र तरीके से हस्तक्षेप न कर सके। यह सीधा इशारा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ, संविधानवाद की तरफ, संविधान के मूल्यों की तरफ, संविधान की मूल भावना की तरफ। न्यायपालिका को ऐसा महसूस हुआ कि अगर संविधान की मूल भावना को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधानों को हम अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर दें तो शायद ये लोकतंत्र की सेहत के लिए उत्तम होगा। नागरिक अधिकारों की हिफाजत के लिहाज से, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिहाज से ये जायज कदम होगा। और फिर न्यायपालिका ने केशवानंद भारतीवाद पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए मूल ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन कर दिया। इसकी तह में बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उस पूरे बैकग्राउंड को मैं इस लेक्चर से स्किप कर रहा हूं जानबूझ के कि ये लेक्चर आपके लिए बोझिल ना हो और उतनी गहराई तक जाने की जरूरत भी नहीं है अगर एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से बात करें तो। और इस पर कोई दो राय नहीं कि एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से ही मैं इस टॉपिक को आपके सामने लाया हूं। खैर, तो सीधे आप ध्यान रखेंगे कि संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना का प्रतिपादन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। कब किया गया? सन 1973 ईस्वी में किया गया। किस केस पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए, किस वाद पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया? तो जवाब होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। ठीक है। दूसरी बात, संविधान के मूल ढांचे का संबंध क्या संविधान के प्रावधानों से है? तो आपका जवाब होगा हाँ, संविधान के प्रावधानों से है। एक और बात, क्या संविधान के सभी प्रावधानों से है? तो आपका जवाब होगा नहीं, संविधान के सभी प्रावधानों से नहीं, बल्कि संविधान के उन प्रावधानों से होगा जो संविधान की मूल भावना को अपने अंदर समाविष्ट किए होते हैं, संविधान की मूल भावना को धारण किए होते हैं। यानी संविधान के वे प्रावधान जो संविधान के लिए दीर्घकालिक महत्व के हैं, जिनका चिरकालिक महत्व है, जो संविधान के अति विशिष्ट प्रावधान हैं, वैसे प्रावधान जिनके अभाव में हमारा संविधान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, संविधान की एग्जिस्टेंस पे सवालिया निशान लगने लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान से आपने लोकतंत्र को ओमिट कर दिया, लोकतंत्र को हटा दिया, तो आपके संविधान में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। भारतीय संविधान के अंदर से अगर आपने विधि के शासन की संकल्पना को बाहर कर दिया,
रूल ऑफ लॉ को हटा दिया तो आपके संविधान में क्या बचेगा? जीरो अंडा, कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बेहद सामान्य भाषा में समझना हो तो कह लीजिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, असहमति की आजादी, ये सब संविधान की मूल भावना का सृजन करते हैं। तो संविधान की मूल भावना का सृजन करने वाले प्रावधानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के दायरे में रखा। अब फिर आप देखेंगे कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे की संकल्पना दी तो उसे यह भी मालूम होना चाहिए ना कि एक मुश्त भाई संविधान में जितने प्रावधान हैं पहले ही स्ट्रीमलाइन कर दो, शॉर्टलिस्ट कर दो कि कौन कौन से प्रावधान मूल ढांचे से जुड़े हुए हैं, कौन से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जरूरी नहीं कि संविधान के जो भी प्रावधान हैं सारे प्रावधान हर समय या हर काल में बराबर की अहमियत रखें। संभव है संविधान के कुछ प्रावधान वर्तमान समय में उतनी अहमियत नहीं रखें जो शायद 20 साल के बाद उनकी अहमियत बढ़ जाए। तो ये बेतुका सवाल है जो अक्सर आलोचक न्यायपालिका से पूछते हैं कि आपने शुरू में ही मूल ढांचे से संबंधित प्रावधानों को रेखांकित क्यों नहीं कर दिया? आप समय समय पर रेखांकित करते हैं कि अमुक प्रावधान मूल ढांचे से संबंधित प्रावधान है। समझ रहे मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब कि मूल ढांचे के अंदर संविधान के कौन कौन से प्रावधान आएंगे, कितने प्रावधान आएंगे, ये सुनिश्चित नहीं है। ये न्यायपालिका सुनिश्चित करेगी समय समय पर। ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए एक तरह से कह सकते हैं तात्कालिक हालात को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका स्वयं डिसाइड करेगी, स्वयं सुनिश्चित करेगी कि संविधान के किस प्रावधान को उसे मूल ढांचे के रूप में जोड़कर देखना चाहिए। ठीक है। और एक बार न्यायपालिका संविधान के किसी प्रावधान के बारे में जो भी निर्णय देगी, तय मानिए वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। वो निर्णय अंतिम होगा प्लस बाध्यकारी भी होगा, आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि न्यायपालिका के द्वारा संविधान के किसी प्रावधान के बारे में यह कहा जाना कि यह प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कैसे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? क्या छेड़छाड़ मतलब अल्टरेशन, तब्दीलियां, बदलाव, क्या बदलाव करने का कोई साधन भी है? तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। संविधान के प्रावधानों में भारत की संसद द्वारा या सीधी भाषा में कहिए विधायिका के द्वारा बदलाव लाया जा सकता है। इसके लिए स्वयं भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के माध्यम से हमें बतलाता है कि संविधान के प्रावधानों में विधायिका के द्वारा, मुख्यतः केंद्रीय विधायिका यानी भारत की संसद के द्वारा संशोधन लाया जा सकता है। यहां पर मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला मुख्यतः भारत की संसद के द्वारा। तो क्या संविधान में संशोधन करने के लिए भारत की संसद के अलावे भी किसी की भागीदारी होती है? तो हाँ, बिल्कुल होती है भागीदारी। सारे प्रावधानों में नहीं, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका संबंध केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, जिनका संबंध इंडियन ब्रांड ऑफ फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है। उन प्रावधानों में जब बदलाव लाना होता है तो केवल संसद अपनी बदौलत उस पर संशोधन नहीं ला सकती, वहां पर राज्यों की भी भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो इन जनरल भले आप बोल देते हैं कि भारत की संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति है, हकीकत यह है कि भारत में विधायिका के पास संविधान में संशोधन की शक्ति है। हमारे यहाँ दो प्रकार की विधायिका है, केंद्र के स्तर पे केंद्रीय विधायिका जिसे हम भारत की संसद के नाम से संबोधित करते हैं, और राज्य के स्तर पर राज्य विधायिका जिसे सामान्यतः राज्य विधानमंडल कह के संबोधित किया जाता है। ठीक है। तो भागीदारी दोनों की होती है। हाँ, यह भी सच है कि भारतीय संविधान में मतलब महत्तम प्रावधान ऐसे हैं, बहुसंख्यक प्रावधान ऐसे हैं जिन पर राज्यों की सहभागिता की आवश्यकता नहीं होती, केवल केंद्रीय विधायिका अपने स्तर पे उस पर संशोधन ला सकती है। हाँ, लेकिन संघीय ढांचे से संबंधित जो प्रावधान है उनमें जब भी बदलाव लाना होगा, संसद और विधानमंडल दोनों की
साझी सहमति चाहिए होती है। सहमति के अपने स्वरूप है, किसी दूसरे लेक्चर में उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे संविधान में बदलाव लाया जाता है। खैर, तो अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की बात करता है। संशोधन, अब संविधान में संशोधन का मतलब संविधान के प्रावधानों में बदलाव। अब यहां मैं मूल ढांचे के अंदर आपको यह बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका के द्वारा संविधान के जिस प्रावधान को मूल ढांचे का हिस्सा मान लिया जाएगा, उस प्रावधान पर संशोधन मुमकिन नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकेगा। यानी भारत की संसद या देश की विधायिका अनुच्छेद 368 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो यह तय हो गया कि मूल ढांचे से संबंधित प्रावधानों पर अगर चलेगी तो केवल व केवल न्यायपालिका की चलेगी, विधायिका या कार्यपालिका की नहीं चलेगी। एक और बात आपको बताऊं मैं संक्षेप में कि क्या मूल ढांचे का जो बॉक्स है, यानी संविधान के प्रावधानों के मद्देनजर वे प्रावधान जिनको हम मूल ढांचे के रूप में गिन सकते हैं, क्या इनकी निश्चित सीमा है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। यानी मूल ढांचे के दायरे में लाए जाने वाले संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम सूची की बात करें तो यह सूची निःशेष है, निःशेष है। इनडेफिनिट है, अनलिमिटेड है। अब यहाँ इनडेफिनिट या अनलिमिटेड का मतलब हुआ कि संविधान के जितने प्रावधान हैं उनमें से न्यायपालिका पे डिपेंड करता है कि कितने प्रावधानों को मूल ढांचे में जोड़ा जाएगा। ये तो यही तय है कि संविधान के अंदर दिए गए प्रावधान ही अनलिमिटेड नहीं है, तो मूल ढांचे की सूची कौन सी अनलिमिटेड होगी? तो मेरा कहने का मतलब कि संविधान के प्रावधानों के दायरे में मैं बात कर रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जोड़े जा सकने वाले प्रावधानों की कोई फिक्स संख्या नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं, है ना। अब अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि भाई संविधान के मूल ढांचे में फिर कौन कौन से आते हैं, तो कुछ एक प्रावधानों का मैं जिक्र आपके साथ करता हूं। जैसे संविधान सर्वोच्च होगा, कहने का मतलब कि संविधान में जो कही गई बातें हैं केंद्र व राज्य दोनों के ऊपर बाध्यकारी होगी, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के ऊपर बाध्यकारी होगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार ही अपनी शक्तियों का उपभोग कर पाएंगी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगी। ये संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर संविधान की सर्वोच्चता को जोड़ दिया गया। संविधान की सर्वोच्चता, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर विधि के शासन को शामिल कर दिया गया, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर संविधान के पार्ट 3 और पार्ट 4 का संतुलन, द बैलेंस लाइंग बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूलाधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के मध्य जो संतुलन है, उस संतुलन को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। लोकतंत्र संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, गणतंत्रात्मकता, ये सब संविधान के मूल ढांचे के हिस्से हैं। अन्य भी तमाम प्रोविजंस हैं जिन्हें हम संविधान के मूल ढांचे के अंदर जोड़कर पढ़ते हैं। तो कितने ऐसे हैं सबका लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि संविधान के मूल ढांचे का मतलब संविधान के उन प्रावधानों से है जिसको लेकर न्यायपालिका का ऐसा मानना है कि ये प्रावधान संविधान के बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के अभाव में संविधान अपनी मौलिकता खो बैठेगा, अतः इन प्रावधानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इनके साथ कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि इन प्रावधानों के ऊपर
संसद अपनी संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो इतना तो तय हो गया कि संविधान के जो प्रावधान मूल ढांचे के अंदर जोड़कर देख लिए जाएंगे या मूल ढांचे के अंदर जोड़ दिए जाएंगे वे अनअमेंडेबल हो जाएंगे, असंशोधनीय हो जाएंगे, उनका संशोधन नहीं हो सकता। यानी विधायिका व कार्यपालिका उन प्रावधानों का कुछ नहीं कर सकेगी। जो भी डिसीजन होगा न्यायपालिका का होगा। एक बात फिर फेसेट 1 के अंदर यह भी आपको मैं बता दूं कि क्या मूल ढांचे की संकल्पना को समाप्त किया जा सकता है? तो यहां जवाब होगा हाँ, इस संकल्पना को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये जुडिशियल इनोवेशन है, न्यायपालिका के द्वारा दी गई संकल्पना है। अगर जिस संवैधानिक पीठ के माध्यम से यह जजमेंट दिया गया केशवानंद भारती केस में, अगर उससे बड़ी पीठ ने यह डिसीजन लिया कि अब हम बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉप करेंगे, तो किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना को डिफाइन करेंगे। सेकेंड फेसेट की अगर हम बात करें कि संविधान के मूल ढांचे से संबंधित आलोचनात्मक पक्ष, मुझे लगता है ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं फेसेट 2 आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए फेसेट 1 पे ही अपनी चर्चा को रोक देते हैं, संविधान के मूल ढांचे का अभिप्राय। ओके, तो क्रमागत तरीके से अगले और 2 लेक्चर होंगे। अगले 2 लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर डालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।